इधर देखो बेटा, आपका कल टेस्ट हो चुका था, किस यूनिट का था? 4th का, 3-4 का। 5 यूनिट स्टार्ट हो रही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो कंपाउंड 3 तरह के होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है आपका, ठीक है, डबल सॉल्ट, वो भी एक कंपाउंड होता है, ठीक है। और तीसरा होता है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। 3 तरह के कंपाउंड होते हैं। तो यहां सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले आपको समझा रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करें बेटा, तो इसमें मेनली डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसा आप पिछले यूनिट में पढ़ चुके हो, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट, तो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट में सर इस यूनिट में हमें क्या जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके एटॉमिक नंबर। कल की डेट में आपको 3D सीरीज 4D सीरीज का डायरेक्ट एटॉमिक नंबर से एलिमेंट पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा 26, आपने तुरंत कह दिया आयरन। हमने कहा 27, तुमने तुरंत कह दिया कोबाल्ट। हमने कहा 28 निकेल, 29 कॉपर, 30 Zn, स्कैंडियम 21, आ गया समझ में, टाइटेनियम 22। डायरेक्ट एटॉमिक नंबर से आपको यह पता होना चाहिए कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है और किस ब्लॉक में किस सीरीज में रखा गया है, 3D सीरीज का है या 4D सीरीज का है। हमें पता है 3D सीरीज का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं तो AR से स्टार्ट करते थे। इसी प्रकार अगर हम 4D सीरीज का कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं KR से स्टार्ट करते थे। 5D का स्टार्ट करते थे ZE XE से, जीनॉन से। तो जब तक आपको एक 3D और 4D सीरीज याद नहीं है, दो जिसमें 3D तो मस्ट है, उसको याद करनी है, तब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से समझ पाओगे। और कोई भी एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो उस एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब आपको 3D सीरीज के एलिमेंट और 4D सीरीज के एलिमेंट बिल्कुल पता हो। तो हमने आपको बता दिया कि इस यूनिट में एंटर करने से पहले हमें क्या याद करना है, 3D और 4D सीरीज और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अब हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो है बेटा, वो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट जब किसी एटम, आयन या मॉलिक्यूल इनके द्वारा जुड़ते हैं, अटैचमेंट होता है किसका? एटम, आयन और मॉलिक्यूल का डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ। क्लियर? तो किसके द्वारा जुड़ेंगे सारे? इनमें एट्रैक्शन कैसे होगा? तो इनमें एक प्रकार से एट्रैक्शन वही होगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच लगता है। मतलब इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ही एक पॉजिटिव के पास दूसरा नेगेटिव आयंस आएगा। इसमें पॉजिटिव कौन होगा? पॉजिटिव होगा इसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और जो आपका जुड़ने वाला आएगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करें तो नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल किससे जुड़ने आ रहा? डी ब्लॉक के एलिमेंट से मिलकर जुड़ने आ रहा, जो कि आपका क्या है? मेटल एटम है। क्लियर? अब इन दोनों के बीच बॉन्ड कौन सा बनेगा सर? इन दोनों के बीच बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब हमें पता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो होता है जिसमें कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी दूसरे को देता है, डोनेट करता है। तो यहां पर जो आपके एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर, जैसे Cl पे इलेक्ट्रॉन का पेयर है, NH3 में N पे इलेक्ट्रॉन का पेयर है, H2 में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ये एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स डी ब्लॉक के एलिमेंट या सेंट्रल मेटल एटम को देंगे, मेटल एटम को या आयंस को देंगे। और इस तरह ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा जिसमें एरो से शो करते हैं। किससे शो करते हैं इसको? एरो से। और ये एरो लगता है डोनर से रिसेप्टर की ओर। क्लियर? तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड चूंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, इसलिए हमने इनको बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब यही है कि उनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अभी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखे। अब इसके बाद जैसे ही सिलेबस स्टार्ट होता है, मतलब यूनिट स्टार्ट होता है, यूनिट में एक वर्ड लिखा मिलता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग है और डबल सॉल्ट अलग है।
डबल सॉल्ट मतलब होता है दो सॉल्ट का मिक्सअप। जैसे हमने कहा यहां पर आपका है फेरस सल्फेट और दूसरा है अमोनियम सल्फेट। एक आपका है FeSO4 फेरस सल्फेट और दूसरा है आपका अमोनियम सल्फेट। ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं वाटर के मॉलिक्यूल के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। यहां पर जो आपके लिखे रहते हैं लास्ट में, वो क्रिस्टलाइन वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। ये आपके 6 भी हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। आ गया समझ में? जैसे हमने कहा CuSO4 × 5H2, कॉपर सल्फेट से 5H2 जुड़े हैं। इसमें 10 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। ये क्रिस्टलाइन वाटर के मॉलिक्यूल हैं। इनके द्वारा दो आपके सॉल्ट आपस में कनेक्टिविटी में रहेंगे, तो ये आपका कहलाता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट माने दो सॉल्ट इसमें। अब बात आती है, वो पूछ लेता है आपसे डबल सॉल्ट के कोई 3 एग्जांपल बताएं। तो डबल सॉल्ट के 3 एग्जांपल में सबसे पहला है FeSO4 × NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O, जिसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट। कभी वो पूछ लेता है आपसे मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला लिखो OT में, तो आपको तुरंत मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला उसको बता देना है, ये होता है। इसके बाद दूसरा K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इट इज कॉल्ड एलम। फिटकरी जो बाजार में मिलता है, पानी को साफ करने में काम में आता है। कहीं कट लग जाए तो सेविंग को फिटकरी लगा लेते हैं, वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। आ गया समझ में? वही एलम है ये, पोटास एलम। और इसको अगर K2 को हटा के Na2 कर दें तो इसका नाम हो जाता है स्यूडो एलम। ये स्यूडो एलम बन गया। अब अपन को याद नहीं आता है स्यूडो एलम का फॉर्मूला क्या होता, तो स्यूडो एलम का फॉर्मूला देखो, सोडियम जैसा लग रहा, स्यूडो सोडियम। आ गया समझ में? तो आप याद रखोगे कि जब भी स्यूडो एलम आएगा आपको सोडियम याद आ जाना चाहिए, जब भी पोटास एलम आएगा आपको पोटेशियम याद आ जाना चाहिए। तो फॉर्मूले गलत नहीं होते हमारे। पोटास एलम आया, पोटेशियम दिमाग में आ गया, स्यूडो एलम आया, सोडियम दिमाग में आ गया। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2। जैसा हमें याद है, जैसा हमें रटा हुआ है, ऐसा ही आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। लंबा बड़ा फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा इसको। अब ये तीनों आपके कौन से हैं? तीनों डबल सॉल्ट के एग्जांपल है। अब स्यूडो एलम के आगे आपने कुछ लिख दिया सर, स्यूडो एलम के आगे हमने लिखा छदम फिटकरी। स्यूडो का मतलब होता है छल करना, या एक हिसाब से देखने में उस जैसा लग रहा लेकिन है नहीं। आ गया समझ में? तो ये जो स्यूडो एलम होता है, देखने में तो आपको एलम जैसा लिखता है लेकिन वास्तव में एलम होता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो एलम। ऐसा नहीं सोडियम जुड़ा इसलिए उसका नाम स्यूडो पड़ गया। जैसे आप पढ़ते थे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, जैसे आप पढ़ते थे ना स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, देखने में क्या लगता था कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट फर्स्ट ऑर्डर होती थी। तो इसी तरह का ये स्यूडो है। क्लियर? तो आपको डबल सॉल्ट समझ में आ गया। अब डबल सॉल्ट में क्या होता है बेटा, कि जब हम इसको किसी वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ये वाटर के अंदर एंटर करता है, कौन? डबल सॉल्ट। आ गया समझ में? तो ये पर्टिकुलर आयंस में आयोनाइज्ड हो जाता है, इसके सभी आयंस अलग अलग हो जाते हैं। जैसे FeSO4 को अपन ने डिसॉल्व किया तो उसमें से देखो Fe डाई पॉजिटिव के फॉर्म में अलग हो गया, SO4 डाई नेगेटिव के फॉर्म में अलग हो गया, NH4 पे 1 पॉजिटिव होता है, कितने हैं? 2। तो देखो हमने 2 NH4 पॉजिटिव ले लिए, SO4 पे वही डाई नेगेटिव ले लिया। गौर से देखें तो ये पूरे आयंस में कन्वर्ट हो गया। इनको क्या बोलते हैं सर? क्या इनका टेस्ट लगा सकते? तो ध्यान रखना है आपको कि जैसे हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर इस सॉल्ट को डाला, तो इस सॉल्ट में कितने आयंस मिले आपको? 4, जिसमें से एक कॉमन था सल्फेट। आ गया? तो कितने मिले? 3। कौन कौन सा? Fe डाई पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, SO4 डाई नेगेटिव, 3 ही मिले। क्लियर? इन तीनों आयनों का आप लैब में टेस्ट लगा के ये देख सकते हो कि इसमें ये तीनों प्रेजेंस हैं या नहीं है। तो जैसे ही आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल खोलते हो, प्रैक्टिकल फाइल के फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हो, वहां पर आपके रेडिकल टेस्ट आ जाते हैं। रेडिकल टेस्ट आ जाते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल टेस्ट आ जाते हैं। NH4 पॉजिटिव का टेस्ट कैसे लगाएंगे, Fe डाई पॉजिटिव का टेस्ट कैसे लगाएंगे, क्रोमियम डाई पॉजिटिव का टेस्ट कैसे लगाएंगे। आ गया समझ में? तो वहां पर आपके Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इनके सबके आ गया समझ में? यहां तक कि फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट कैसे लगाएंगे, ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल का सबसे शुरू में लिखा रहता है, जो प्रैक्टिकल आप 12th में अपनी कॉपी पे लिखते हो। तो उनके द्वारा हम इनका टेस्ट लगा के आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये सभी इसमें प्रेजेंस हैं। हर रेडिकल के लिए अलग टेस्ट होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये आपने पूरा समझ लिया, ये 100% आयोनाइज होता है, कंप्लीटली टूटता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की,
या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या आता है, एक एग्जांपल लिखा है आपके सामने K4FeCN का होल 6। इस K4FeCN का होल 6 को अगर आप आयोनाइज करोगे तो केवल 2 आयंस में टूटेगा, ये K अलग हो जाएगा और ये पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। जबकि देखो इसके अंदर 2 तरह के आयंस हैं, Fe भी है और Cn भी है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। जहां बड़ा ब्रैकेट लग गया वहां कॉम्प्लेक्स चालू हो जाता है, बिग ब्रैकेट वहां कॉम्प्लेक्स को शो करता है। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें बिग ब्रैकेट आ गया, बिग ब्रैकेट के अंदर का चीज आयोनाइज नहीं हुआ तो ये पार्शियली आयोनाइज्ड है। ये कैसा है, पार्शियली आयोनाइज्ड है। इसमें सभी आयंस अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं देंगे, केवल के का लगा सकते हो बस, पोटेशियम का, और किसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाओगे क्योंकि ये अलग अलग टूटेंगे तब भी आइडेंटिफिकेशन का हो पाएगा। क्लियर। तो जब कभी पूछता है कोई डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, इट इज अ पार्शियली आयोनाइज्ड, इट इज अ कंप्लीटली आयोनाइज्ड। आगे समझ में, इसमें पर्टिकुलर हर आयंस अपना क्या देगा, आइडेंटिफिकेशन, इसमें हर आयंस अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं देगा, ये डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं इसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझ लो बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं, वो क्या कह रहा, कंपाउंड दैट परसिस्ट आफ्टर एंटरिंग अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब यहां पर कंपाउंड दैट परसिस्ट आफ्टर एंटरिंग अ सॉल्यूशन, अब परसिस्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कितना छोटा सा डेफिनेशन है और इस वर्ड ने खत्म कर दी इस डेफिनेशन को। परसिस्ट का मतलब होता है अपना अस्तित्व बनाए रखना। अपना अस्तित्व मतलब हम टूटेंगे नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आ गया समझ में। तो यहां पर अगर अपन बात करें FeCN का होल 6, देखो जैसा था वैसा ही है। जब उसको आपने डिसॉल्व किया, किसके अंदर डिसॉल्व किया, उससे सॉल्यूशन बनाया आपने, सॉल्यूशन के अंदर उसको डाला, लेकिन क्या वो टूटा, वो अपना परसिस्ट बनाए रखा, अस्तित्व बनाए रखा। इसको बोलते हैं हम कंपाउंड दैट परसिस्ट आफ्टर, ऐसा कंपाउंड जो कि अपना क्या बनाए रखेगा, परसिस्ट बनाए रखेगा आफ्टर एंटरिंग, जब उसको एंटर कराओगे आप सॉल्यूशन, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कितना सिंपल डेफिनेशन, छोटा सा, पूरे में लिखोगे तो एक लाइन में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है जब किसी कंपाउंड में जो कार्बन एटम है, आ गया समझ में, या वो ग्रुप के कोई भी ग्रुप है आपका, ऑर्गेनिक ग्रुप है, उसमें कार्बन एटम है। सर ऑर्गेनिक ग्रुप बताना एक आध, जैसे हमने लिखा है यहां देखो डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन का फॉर्मूला लिखा है, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन का फॉर्मूला लिखा है। सर थोड़ा और छोटा वाला, कोई छोटा वाला लो, C डबल बॉन्ड C, यहां पर ले लिया H, यहां पर ले लिया H, यहां पर ले लिया H, यहां एथीन, एथीन। इसमें भी देखो 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन एटम है। तो ये जो आपका 2 कार्बन एटम है, ये एथीन, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंस है, कार्बन प्रेजेंस है। वो क्या कह रहा, कंपाउंड इन विच, ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें द कार्बन एटम ऑफ द ऑर्गेनिक ग्रुप, मतलब कार्बन एटम वाला क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक ग्रुप होना चाहिए, वो भी इज बॉन्डेड, वो बॉन्डेड होना चाहिए टू मेटल एटम। वो किससे, मेटल एटम से बॉन्डेड होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्लियर, कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम ऑफ द ऑर्गेनिक ग्रुप इज बॉन्डेड टू मेटल एटम आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब जैसे हमने लिया डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन, सर इसका एक क्या पूरा स्ट्रक्चर है, नहीं, इसी तरह का स्ट्रक्चर इस तरफ बनेगा, सेम टू सेम। अच्छा सर ठीक है, बनाते हैं। नाइट्रोजन पे यहां देखो गौर से, हमने कुछ लिखा था, बिल्कुल लिखा, आपने बताया था Cl पे एक पेयर होता है, NH3 में नाइट्रोजन पे एक पेयर होता है, H2 में ऑक्सीजन पे 2 पेयर होते हैं, है ना। तो यहां पर सर जो नाइट्रोजन होगा इस पे एक पेयर होगा, बिल्कुल पेयर है, इस पे भी एक पेयर है, बिल्कुल पेयर है, दोनों पे एक एक पेयर है। जो ये किसको दे सकते हैं, मेटल एटम को दे सकते हैं। क्या बना सकते हैं इस पेयर से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऐसा ही का ऐसा इस तरफ से लिखोगे जब आप, तो यहां आएगा N डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड से N, ऊपर की तरफ चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऊपर की तरफ O, नीचे की तरफ OH,
क्लियर? यहां क्या जुड़ा आपका CH3, यहां भी क्या जुड़ा CH3। ये मैथिल ग्लायोक्सिम, ये भी मैथिल ग्लायोक्सिम, चूंकि दो हैं इसलिए लगा है डाई। ये दोनों डाई मैथिल ग्लायोक्सिम, इस तरफ का भी मैथिल ग्लायोक्सिम, उस तरफ का भी मैथिल ग्लायोक्सिम, चूंकि दो हैं इसलिए क्या लगा दिया हमने, डाई मैथिल ग्लायोक्सिम। बीच में क्या आएगा सर? बीच में Ni आएगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे रहा है? सेंट्रल मेटल एटम को। Ni आएगा बीच में, और ये जो Ni आया ना बेटा, इस पे भी देखो पेयर है, इस पे भी देखो पेयर है, ये सभी अपना पेयर देंगे और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अटैचमेंट से जुड़ जाएंगे, और ये बन गया आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बन गया जिसका नाम है निकेल डाइमेथिल ग्लायोक्सिन। तो जब भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का वो एग्जांपल पूछता है, इससे अच्छा एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। ये अलग से 2 नंबर में स्ट्रक्चर आ सकता है। निकेल डाई मैथिल ग्लायोक्सिन का स्ट्रक्चर बनाइए, 2 मार्क्स हैं इसके अलग से। समझ रहे कि नहीं? सर ये कैसा लिखा मिलता है? बच्चे कंफ्यूज हो गए। बच्चे कंफ्यूज क्यों हो गए? वहां लिखा था DMG, वहां लिखा था, पेपर में गया उसने कहा DMG का स्ट्रक्चर बनाएं। अब वो ये नहीं समझ पा रहा डाई मैथिल ग्लायोक्सिन को DMG बोलते। इतना सिंपल, छोड़ के आ गया। DMG क्या होता? कॉन्सेप्चुअल आप बिल्कुल यहां दिमाग से बिल्कुल सक्रिय रहें, समझ रहे कि नहीं? एक्टिव फेज में रहें बिल्कुल। जो यहां बता रहे हैं वो दिमाग में बैठ जाए। डाइमेथिल ग्लाइकोसाइड DMG आ गया, लिखा वही है। अब बात करते हैं हम किसकी? अब बात करते हैं हम CFT थ्योरी। ये बहुत मस्त है। CFT थ्योरी क्यों जरूरी है उसका कारण समझे आप। जब पिछला यूनिट आप पढ़ रहे थे तो आपको एक वर्ड सुनने में मिल रहा था, DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन के द्वारा कलर निकलता है, DD ट्रांजिशन के द्वारा कलर निकल के आता है। तो अगर हम बात करें किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं या डबल सॉल्ट को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, आ गया समझ में, तो ये अपने पर्टिकुलर रंग देंगे, कलर देंगे। तो ये कलर देते क्यों हैं सर? तो आप वहां लिखा है DD ट्रांजिशन के कारण। तो अब इस यूनिट में इतने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा DD ट्रांजिशन होता क्या है। तो यहां हम डिटेल में समझेंगे कि DD ट्रांजिशन आखिर होता क्या है, किस थ्योरी के द्वारा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। उस थ्योरी का नाम है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। तो बात करते हैं हम CFT की, जिसका फुल फॉर्म क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, क्या देखेंगे इसमें, ये क्या समझाता है? ये समझाता है कलर को। किसके कलर को समझाएगा सर? इससे क्या एक्सप्लेनेशन करोगे आप? एक कलर शो कर सकता है, कलर बता सकता है, कलर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी है CFT, जिससे आप उसका कलर क्यों बनता है, वो कलरफुल क्यों है या कलरलेस क्यों है, ये बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? CFT की। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है सर? इसमें पार्टिसिपेट करता है d ऑर्बिटल। इसीलिए हमने पहले ही बोला था कि d ऑर्बिटल के एलिमेंट्स आपको 3D सीरीज 4D सीरीज याद करके बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर अगर अपन बात करें d ऑर्बिटल, सबको पता है सर d ऑर्बिटल मेनली 5 टाइप, 5 तरह का होता है सर d ऑर्बिटल। 11th से पढ़ते आ रहे हैं हम। d ऑर्बिटल मेनली 5 टाइप। सबसे पहला dxy, दूसरा dyz, तीसरा dxz, चौथा dx² y² और पांचवा dyz, dxz, z²। ठीक है, पहला dxy, दूसरा dyz, फिर dxz, फिर dx² y² और dz² लास्ट में। तो यहां पर अगर अपन बात करें, इनको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन सबकी एनर्जी लगभग इक्वल होगी सबकी एनर्जी। T2z इजी, चूंकि एनर्जी इक्वल होती है ना, जब अपन फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पहले इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, फिर यहां से पेयर, है ना, अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है इनकी एनर्जी। T2z होते हैं आगे के 3, इजी होते हैं पीछे के 2। अब होता क्या है, इनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल है सर, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं।
किसी भी कोई भी लिगेंड आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, डी ऑर्बिटल फुलफिल हो गया। लेकिन होता क्या है कि जब डी ऑर्बिटल लाइट के कांटेक्ट में आता है, सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो आपके Eg और T2g हैं ये बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ऊपर चला जाता है Eg, नीचे रह जाता है T2g। दोनों की एनर्जी में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसको बोलते हैं हम डी ट्रांजिशन। इस वाले डी से इलेक्ट्रॉन इस वाले डी में जाएगा, तब वो कलर शो करेगा। मतलब एक डी ऑर्बिटल 2d ऑर्बिटल में डिवाइड हो गया, T2g और Eg में, और इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, और जब ऊपर पहुंच जाएगा तो उसी एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, जिसको उसने एब्जॉर्ब किया, और उसके कारण हमें क्या दिखाई देगा, कलर। कलर हमेशा जो दिखाई देता है वो जितना एब्जॉर्ब करता है, जिस कलर को एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। तो जैसे ही आप डालोगे कलर एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर, आपके लिए पूरी सीरीज निकल के आ जाएगी। आप गूगल पर सर्च करना तो पूरा सीरीज आ जाएगा, उसमें बता देगा इस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, इस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, इस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है। तो ऐसा नहीं है रेड लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया और रेड ही दिखने लगा, रेड को उसने क्या किया, एग्जिट किया, या उतनी वेवलेंथ की लाइट को उसने एग्जिट किया और हमें रेड कलर ही दिखने लगा। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये CFT क्या कह रहा, अब ये जो बट रहे हैं ये जिनकी एनर्जी अलग अलग है, तो सर ये सभी में ऐसा ही हो जाएगा? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका जुड़ने वाला लिगेंड जो आ रहा वो कौन है। 4 फैक्टर होते हैं इसके, वो हम बताएंगे अभी। इधर देखो जरा, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, इसमें मेनली डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है। कलर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप आसानी से इस थ्योरी के द्वारा समझ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा, द 5d ऑर्बिटल ऑफ अ गैसियस मेटल आयन। कोई भी आपका गैसियस मेटल आयन है, गैसियस मेटल आयन है, तो उसके पास डी ऑर्बिटल होंगे कितने, 5, हैव इक्वल एनर्जी, जो कि इक्वल एनर्जी के होंगे। कैसे होंगे? इक्वल एनर्जी, बट आर सराउंडेड बाय अ लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन इस मेटल एटम को चारों ओर से कौन घेरे होगा? लिगेंड घेरे होंगे। अब बात करते हैं हम दूसरा, इन विच ऑल 5d ऑर्बिटल आर स्प्लिट हो जाएंगे। आ गया समझ में? स्प्लिट बढ़ जाएंगे इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट। ये बढ़ गए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा, द फैक्टर दैट डिटरमाइंस, कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइंस करेंगे, दैट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। फुल फॉर्म इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एक बार फिर बता रहे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आगे समझ में? इसको डेल 0 से शो करते हैं। द फैक्टर दैट अफेक्ट द वैल्यू आर एज फॉलो। इन कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पे इफेक्ट डालेंगे? किस पे? डेल 0, डेल जीरो क्या होता है? इनकी दोनों की एनर्जी में डिफरेंस, ये है डेल 0। क्लियर? किस किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द लिगेंड। लिगेंड किस तरह का है? न्यूट्रल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किस तरह का आपका लिगेंड है, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। दूसरा, चार्ज ऑन द मेटल आयन, चार्ज पर डिपेंड करेगा। Fe पे डाई पॉजिटिव है, Fe पे ट्राई पॉजिटिव है। आगे समझ में? कॉपर पे 1 पॉजिटिव है या कॉपर पे 2 पॉजिटिव है, प्लेटिनम पे 2 पॉजिटिव है, प्लेटिनम पे 4 पॉजिटिव है, Pb पे 2 पॉजिटिव है, Pb पे 4 पॉजिटिव है, Ni पे 2 पॉजिटिव है या Ni पे 4 पॉजिटिव है। चार्ज पर डिपेंड करेगा वो मेटल एटम के। तीसरा वो क्या कह रहा, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसा है। ज्योमेट्री मतलब सर ये स्क्वायर शेप्ड में है, स्क्वायर शेप्ड में है, या टेट्राहेड्रल है, या ऑक्टाहेड्रल है, ये ज्योमेट्री इसकी जैसी होगी, उस पर भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो 4 चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ डी ऑर्बिटल, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आगे समझ में, जो लिगेंड आ रहा जुड़ने के लिए उसके नेचर पे जो लिगेंड है, और आपके मेटल एटम पे या आयन पे कितना चार्ज है। इन 4 चीजों पे डिपेंड करता है आपका क्या, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का बंटना। क्लियर? अब हम बात करते हैं मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट और आयन दैट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ट्रांजिशन मेटल और आयन जो कि आपके क्या रखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। आगे समझ में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर
कलर्ड। वो कैसे होंगे? कलर्ड होंगे, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इससे एक और पॉइंट बनेगा पांचवा, वो हमने लिखा नहीं है, वो पॉइंट आप लिख सकते हो। मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट और आयन दैट हैव अनपेयर्ड की जगह क्या हो जाएगा बेटा? पेयर्ड। अनपेयर्ड की जगह क्या हो जाएगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कलरलेस। वो कैसे हो जाएंगे? उसके भी कुछ एग्जाम्पल होंगे। अब हमने पहले ही बोला आपसे, कलरलेस कौन होगा? कलरलेस कौन होगा ये आप बता सकते हो। कलरलेस कौन होगा जल्दी से बताओ। पिछला यूनिट हम पढ़ चुके बेटा, पिछला यूनिट पढ़ चुके। Zn डायपॉजिटिव कलरफुल होगा या कलरलेस होगा? तो आप कहोगे कलरलेस होगा सर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बहुत अच्छे से देखा है। Ar, इसके बाद होता है सर 3d10 4s2, और इसके S से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बाहर के, तो D पूरा फुलफिल है। फुलफिल है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कलरलेस है। तो हमें क्या एग्जांपल याद करने हैं? नहीं, हमें तो आते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। बस उसमें से घटाना है कितने बाहर जा रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये देखना है केवल, और हम बता देंगे उसमें अनपेयर्ड है या नहीं है। क्लियर? तो कौन से आयन कलरफुल होंगे, कौन से आयन कलरलेस होंगे, ये आप आसानी से बता सकते हो। बस उसका डी या तो फुलफिल हो या डी जीरो हो। डी में है ही नहीं तो कलरलेस। आ गया समझ में? अब बात करते हैं अपन किसकी, ये पूरा कंप्लीट बिल्कुल आ गया अच्छे से समझ में? कोई दिक्कत किसी को? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते सबको पता है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द लिगेंड वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा आपका। कौन से भाग लेंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट, उनसे एटम आयंस और मॉलिक्यूल जुड़े होंगे जो अपना लॉन पेयर दे रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे होंगे। क्लियर? इसके बाद हमने बताया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखो ये है, जिसमें ये ब्रैकेट आ जाता है और ये डिवाइड होता है क्या? नहीं, ये पार्शियली आयोनाइज होता है सर। हर आयन इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं देता है सर। इसके देखो परसिस्ट का मतलब हमने आपको समझाया था, जैसा है वैसे ही बनाए रखिए अपने आप को, वो परसिस्ट होता है। कब? सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर? सॉल्यूशन के अंदर वो टूट नहीं रहा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है? तीसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने आपको बताया, जिसमें कार्बन एटम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो, किससे? मेटल से, वो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जैसे DMG डाइमेथिल ग्लाइसिन। क्लियर? फिर आपने पूछा एक छोटा सिंपल एग्जांपल बताओ, तो हमने बता दिया एथीन, ये भी जुड़ा हो सकता है। और जब आप पढ़ोगे जाइसे सॉल्ट, फेरोसिन, आ गया समझ में? उसमें आएंगे, ये उसमें आएंगे। इधर देखो जरा, ये पूरा क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? ये पूरा क्लियर? तीनों डबल सॉल्ट के फॉर्मूले याद? डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस याद दो। क्लियर? ये आपने स्टार्टिंग की इस यूनिट की। और अब अपन जो बढ़ेंगे तो अब अपन समझेंगे किसको। अब सबसे पहले हम उठाएंगे एक टॉपिक, वो है लिगेंड, सबसे मोस्ट। लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड। उसके बाद अपन क्या समझेंगे? टाइप्स ऑफ लिगेंड के पहले कुछ चीजें हम आपको समझा देंगे, जैसे सेंट्रल मेटल एटम क्या होता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं बेटा इसको। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन आयन क्या होता है? स्फीयर अलग, आयन अलग। इस पर चार्ज आ जाए, जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक कोऑर्डिनेशन आयन है। समझ रहे हैं कि नहीं? आयंस आ गया इस पे। ये दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस पर नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम छोटी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आयन किसको बोलते हैं, लिगेंड किसको बोलते हैं। जब आप ये चीज समझ लोगे फिर अपन पहुंचेंगे सीधा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में से बहुत अच्छा टिपिकल क्वेश्चन आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म सब जानते हैं। आइसोमर क्या होते हैं? पता है ना आइसोमर क्या होते हैं? दीज कंपाउंड इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। आ गया समझो? उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो वो आपके आइसोमर कहलाएंगे। और आइसोमर का बनना आइसोमेरिज्म। जिस प्रोसेस से आइसोमर बनते हैं उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? तो इतना पूरा क्लियर। इसका हम एक स्क्रीनशॉट लेके डाल रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है?